हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयनाइजेशन ऑफ एसिड और अ बेस। कॉमन आयन इफेक्ट है क्या? सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब है बच्चों, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन एडिंग a substance that provide more of an ionic species that already is present in equilibrium. It is called common ion effect. मतलब क्या हुआ इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एसिटिक एसिड है बच्चों, एक वीक एसिड है। अगर इसकी डिसोसिएशन देखें तो ये क्या बनाएगा? एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इट इज गोइंग टू फॉर्म एसीटेट आयन एंड द हाइड्रोजन आयन। नाउ अगर हम इसके अंदर मान लीजिए एसिटिक एसिड को ऐड करें, ठीक, इफ वी ऐड CH3COOH aqueous इन दिस इक्विलिब्रियम, तो देखिए क्या हो रहा है। लुक एट इट, दोनों चीज़ें बैलेंस में हैं। दोनों चीज़ें बैलेंस में हैं, इट मीन्स इस तरह से पढ़ी हैं बैलेंस में। अगर मैंने इसमें एसिटिक एसिड ऐड किया, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज गोइंग अप। अब मुझे क्या करना है? इक्विलिब्रियम पे लेके आना है। सो इसका मतलब ये रिएक्शन राइट साइड को मूव करेगी, सो दैट मोर ऑफ द आयन्स आर फॉर्म्ड, और ये भी थोड़ा सा ऊपर आ जाए। अंडरस्टैंड? सो इसका मतलब टू एस्टैब्लिश अनदर इक्विलिब्रियम, it is going to nullify the effect of addition of this acetic acid. On the contrary, if we are going to add acetate ion, तो क्या होगा? अब ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अब ये चाहती है इसको नलीफाई करना, एक नया इक्विलिब्रियम जनरेट करेगी जिसमें रिएक्शन का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ताकि ये आयन्स जो हैं कम हो जाएं और ये बराबर आ जाए। पहले क्या हुआ था? हमने एसिटिक एसिड ऐड किया था, तो इसने कहा था कि ये आयन कम हो गए हैं और ये ज़्यादा हो गया। ये कम होना चाहता है, इसके पास कम होने का एक ही ऑप्शन है कि और आयन्स बना दे। खुद कम हो जाएगा, इनको थोड़ा बढ़ा देगा, सो द रिएक्शन विल मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, राइट। अब ध्यान से देखो तो हमने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल किया था, है ना। हमने उसमें यही बात की थी कि जब भी कोई भी हम कंडीशंस को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम ट्राइज टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज्ड कंडीशन, सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, राइट। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। सो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगी, प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगी। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयोनाइजेशन ऑफ एनी एसिड और अ बेस। अगर आप देखेंगे तो एक एग्जाम्पल हम ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों। कई बार आता है कि इवेल्युएट द पीएच ऑफ, लेट अस से इवेल्युएट the pH of the solution on adding 0.05 acetate ion to 0.05 molar acetic acid solution। अगर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है और उसमें हमने और एसीटेट आयन ऐड कर दिए,
तो पीएच का क्या बनेगा? पक्की बात है हम एसिड और ऐड कर रहे हैं, पीएच हैज़ टू कम डाउन। चलिए देखते हैं, हमारे पास कोई भी एसिड ले लेते हैं, चलो एसिटिक एसिड ही ले लेते हैं। ये डिसोसिएट करेगा H पॉजिटिव आयन में और एसीटेट आयन में, ठीक है राजे। अब इसने बोला है इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.05। चलिए हम पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, 0.05, इसकी क्या होगी 0, इसकी होगी 0। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम extent of ionization? Obviously the concentrations are in molarity. Let us say it dissociate by x factor, ये इंक्रीज करता है x से, ये इंक्रीज करता है x के साथ, ठीक है जी। What will be the equilibrium concentration over here? 0.05 plus minus x. This is x and this is x, correct? Now we are going to add 0.05 to this equilibrium, 0.05 mole of, or to this equilibrium of acetate ion, और एसीटेट आयन होते हैं CH3COO नेगेटिव। सो अब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, 0.05 माइनस एक्स, एक्स 0.05 प्लस एक्स, बोलिए ठीक। अब हमें मालूम है कि एसिटिक एसिड एक बहुत ही वीक एसिड है, इसका मतलब फॉर वीक एसिड्स के ए की वैल्यू जो है इज गोइंग टू बी very less. So we can say x will be very less than 0.05, so can be ignored. तो लगभग 0.05 और 0.05 बराबर से हो गए, है ना। लेट अस से कि ए की वैल्यू एसिटिक एसिड की है 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो ज़रा के ए की इक्वेशन लिख लें। दिस इज गोइंग टू बी CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 0.05 CH3COOH की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो वी कैन से दैट इट इज x plus 0.05 x upon 0.05 minus x, although we are going to miss this x, हम इस x को छोड़ देंगे जो ऐड या माइनस हुआ है। so we can say 0.05 x upon 0.05 is equal to 1.8 into 10⁻⁵। 0.505 से कैंसिल, बचा क्या x, so x की वैल्यू में मिल गई डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका मतलब किसकी वैल्यू मिल गई आपको, H पॉजिटिव आयन की। पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, ओके। सो यहाँ देखिए H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, H। सो वी नो नाउ x इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। ये इक्वेशन का रिलेशनशिप मिल गया हमें। चलिए इससे pH निकालते हैं। We know pH is equal to negative log to the base 10 of the activity H positive ion. So negative log to the base 10 of 1.8 into 10⁻⁵. We can also say log to the base 10, log minus common ले लेते हैं, of 1.8 plus log to the base 10 of 10⁻⁻⁵, bracket close, minus log to the base 10 of 1.8 plus 10⁻⁻⁵ का log क्या हो जाएगा, -5। सो लेट अस से ब्रैकेट खोल लेते हैं अभी, माइनस log to the base 10 1.8 माइनस कॉमन हो जाएंगे +5। सो 1.8 की आप वैल्यू देखेंगे और इसकी वैल्यू को 5 से माइनस कर देंगे। सो लेट अस टेक द log ऑफ 1.8, इट इज़ कैरेक्टर विल बी 0। 18th रो का आप 0 कॉलम में आंसर देखेंगे तो इट विल बी अराउंड 2600 माइनस +5, so you will get the answer 4.74 will be the pH of this solution, correct।
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं. Let us look at the problem number 7.24. Calculate the pH of 0.10 molar ammonia solution. अमोनिया है यानी कि सॉल्यूशन बोल रहा है तो अमोनियम आयन बनेंगे. Calculate the pH after 50 ml of this solution is treated with 25 ml of 0.10 HCl. Dissociation constant is given. So let us look at this question, how to solve it. हमें उसने कहा है वी हैव अमोनिया का सॉल्यूशन है, इसका मतलब अमोनिया के अंदर वाटर ऐड करेंगे. नाउ water is going to give H positive. Ammonia is a base, it is going to take an H positive. So this is the conjugate base of acid of ammonia, conjugate base of water. So this is a base, this is an acid, this is the conjugate acid, this is the conjugate base, correct? He says ammonia की molar concentration initial आपको given है 0.10 molar. तो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0, इसकी 0. इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 0.10 माइनस एक्स. दिस इज एक्स, दिस इज एक्स. बोलो ठीक. नाउ ही सेज इसके अच्छा चलो इसका के बी भी लिख लेते हैं यहाँ पर फिलहाल. सो इट इज़ व्हाट एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस एक्स. बैलेंस्ड है. नाउ ही सेज इस इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोगों ने ऐड किया है कैलकुलेट पीएच after 50 ml of this solution is treated with 25 ml of 0.10 molar HCl. Since he talking about the pH value आपको बतानी है, सबसे पहले इसका हमें x निकालना पड़ेगा. So let us say Kb is given to you 1.77 into 10 to the power minus 5 is equal to x का square divided by 0.10 minus x. Since x की वैल्यू 0.10 से काफ़ी कम होगी so can be ignored. So we can say 1.77 into 10 raised power minus 5 multiplied by 0.10 is equal to x का square. So we can say 1.77 into 10 to the power minus 6 is equal to x का square and x is equal to under root 1.77 into 10 raised power minus 6. So which is the LCM? So we know 177 is somewhere close to 196. 196 is the square of 14, but it is not exactly the same. So it is going to be less than 1 by 1.14. So it is going to be somewhere around 1.13 का square कितना होता है? So we can say that 1.77, 169, 196, square of 13, square of 14. So we say कितना ऊपर जाना पड़ेगा 9 and 7 कितना हो गया 8. यहाँ आप 8 प्लस करेंगे और यहाँ से कितना हो गया 8, 16 and 3, 19 ऐड करने पड़ेंगे. इट्स टू लार्ज. इसका मतलब बहुत नज़दीक है 113 के ये आंसर. सो वी कैन से इट इज़. और देखो 15 से भी नीचे जा रहा है. क्यों 35 से 1.35 भी नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ नॉट इन द सेंटर. सेंटर से बहुत नीचे है. सो वी कैन से दैट इट इज़ 1.33 इंटू 10 raised power minus 3. This is the value of x, or we can say it is the molar concentration of OH negative ion. Now use that Kw is equal to H positive and OH negative. Kw is 10 raised power minus 14. H positive की concentration आपको निकालनी है. H की OH की आपको given है. Correct? So H positive will be equal to 10 raised power 14 into 10 raised to power 3 divided by 1.33. So यहाँ से आपको मिल जाएगी concentration of H positive ion, molar concentration 7.51 into 10 raised to power minus 12. इससे आप pH कैलकुलेट कर सकते हो. So pH will be equal to negative log to the base 10 of H positive ion concentration, which is equal to negative log to the base 10 of 7.51 into 10 raised to power minus
12. सो हम थोड़ा सा क्विक करेंगे इसको. सो इट इज़ गोइंग टू बी 12 माइनस log to the base 10 of 7.51. We can calculate the values और इसका आंसर आएगा आपके पास 11.12. 7.51 का log देखेंगे आप कैसे. 75 फिफ्थ रो में कॉलम नंबर 1 में आप चेक कीजिएगा वैल्यू. जो आंसर आएगा उसको 12 से माइनस कर देंगे. सो यू विल गेट 11.12 एज द pH of this ammonia solution without adding HCl to this, right? नोट कर लीजिए. सो अब हमें अमोनिया का pH मिल गया है 11.2. सिंस इट इज मोर देन 7 वी कैन अंडरस्टैंड इट्स अ बेस, है ना. अब हम इसमें ऐड करेंगे क्या, HCl. तो बच्चे देखो HCl से क्या मिलेगा आपको, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. इसका मतलब ये OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि देखिए अमोनिया ने क्या दिया था, अमोनिया ने दिया था NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ये क्या दे रहा है आपको, हाइड्रोनियम आयन एंड Cl नेगेटिव. इसका मतलब ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ये सॉल्ट बन जाएगा. इफ़ यू रिमेंबर, एनी बेस व्हेन रिएक्ट्स विद एन एसिड गिव्स अस अ सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यहाँ भी तो यही होगा, करेक्ट. और ये रिएक्शन हमारी तब है न्यूट्रलाइजेशन जब ये एक्वस मीडियम में चल रही है. अगर हम वैसे रिएक्शन देखें तो सिंपल है, अमोनिया रिएक्ट्स विद HCl टू प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड. और वी कैन से जब अमोनिया और HCl का रिएक्शन होगा तो कौन कौन से आयन्स मिलेंगे, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, राइट. अब देखो वो क्या कहता है, हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर रेशो क्या है, 1:1, 1:1, राइट. हमें उसने कहा है कि अमोनिया का 50 ml ले रहे हैं और HCl का 25 ml. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है अमोनिया की और HCl की, ठीक. अमोनिया की हमारे पास टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, देखो 0.10 मोलर, 0.10 मोलर. मोलैरिटी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं. HCl और अमोनिया के अंदर नंबर ऑफ मोल्स का रेशो हम दे रहे हैं 1:1. ये 50 ml ले रहे हो, 25 ml ले रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स विल बी डिफरेंट. कैसे, देखो हम यहाँ पर करते हैं इसको. हमारे पास मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ द मोल्स अपॉन वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ HCl चलिए देखते हैं हम. हमें गिवन कितने हैं, मोलैरिटी 0.10. इट्स नॉट 101, इट इज़ 10, ठीक. 0.10 मोल, 0.10 मोल है. दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1 लीटर. ये मोल कब है, जब 1 लीटर है. सो वी कैन से 0.10 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml. तो 25 ml में कितने होंगे, जस्ट गोना टेक द रिवर्स वन, divided by 1000 multiplied by 25. 25 चौका 100 यानी कि 400. So we can say in 25 ml HCl we have 1/4 is 0.25. चलिए हम इसको लिख सकते हैं 0.1 multiplied by 10⁻², divided by 4. ये लिखा जा सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सो वी कैन से 0.25 इंटू 10⁻⁴ -2 और 0.25, ठीक है, राइट. सो वी कैन से 2 बाई साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल इधर आ रहा है तो इट विल बी इंक्रीजिंग -3. तो 2.5 इंटू 10⁻³ और वी कैन से 2.5 मिलीमोल्स. बोलिए यहाँ तक क्लियर है पॉइंट. नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट हुए, 2.5 मिलीमोल्स. तो अगर हमें HCl के 2.5 मिलीमोल्स मिल रहे हैं तो सोचिए अमोनिया के कितने होंगे. अमोनिया का भी ये सेम है, नंबर ऑफ द मोल्स अपॉन वॉल्यूम 0.10 इंटू n अपॉन इज इक्वल टू n/1. लेकिन 1 लीटर में यानी 1000 ml में यू हैव 0.1 मोल एंड 50 ml में कितने होंगे, क्योंकि अमोनिया का 50 ml गिवन है.
इट विल बी 5 मिली मोल बाय द सेम मेथड। ठीक, सो इसका मतलब मेरे पास इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 मिली मोल्स आ गए और इसके 2.5 मिली मोल्स इन 25 ml एंड 50 ml सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो क्या होगा, 2.5 ml और 5 ml जब न्यूट्रलाइज होंगे तो कितने अमोनिया आयंस बनेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान रखना 1:1 का रेशो तो है। यहाँ से 5 मोल नहीं ले सकते क्योंकि रिएक्ट कितने करेंगे HCl के साथ, उतने ही अमोनिया रिएक्ट करेंगे जितना HCl है। सो देखो 2.5 मोल लेस हैं, 5 मिली मोल ज़्यादा होते हैं, तो 2.5 को ही न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसीलिए 2.5 ही अमोनिया यहाँ भी बनेंगे। ठीक, क्लोराइड आयन भी उतने ही बनेंगे जितना कि HCl रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ये पहले ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म ही हो गया तो अमोनिया किसी और के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरे पास अमोनिया अभी भी 2.5 मिली मोल अवेलेबल है, जो कि पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अनदर 2.5 मोल्स या प्लस H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन बनाएगा। करेक्ट, लेकिन ध्यान रहे अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है टोटल वो 50 ml नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने HCl का, यहाँ लिख लेते हैं, HCl का हमने लिया था 25 ml और अमोनिया का लिया था 50 ml। सो व्हाट इज़ द टोटल वॉल्यूम नाउ, 75 ml। जब इन दोनों को अलग अलग डाला था तो इनकी ये कॉन्सेंट्रेशन थी, लेकिन अब जब अमोनिया पानी से रिएक्ट कर रहा है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। दिस 2.5 मिली मोल नाउ एग्जिस्ट इन कितने में, 75 ml में। तो इसके यानी कि इसके भी मोल्स चेंज हो गए, अभी 2.5 मिली मोल रहे नहीं क्योंकि अभी ज़्यादा है। सो वी कैन से इन 75 ml ऑफ ammonia solution with HCl we have 2.5 millimole ammonium ions from HCl neutralization and 2.5 millimole of ammonium ions unneutralized by HCl, ammonia 2.5 millimole of ammonia unneutralized by HCl is present in 75 ml. correct, एंड दीज 2.5 मिलीमोल से अगर हम इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालें तो कैसे निकालोगे, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 2.5 इंटू 10⁵ माइनस 3 मोल्स क्योंकि मिलीमोल है, डिवाइडेड बाय गिवन वॉल्यूम क्या है 75 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर। सो 10⁻³ से दोनों कैंसिल, सो यू विल गेट 0.033 मोल्स पर लीटर यानी मोलैरिटी। तो इसका मतलब अब हमें टोटल मोलैरिटी समझ में आ गई। अगर मैं 2.5 मिलीमोल लिखूं या 0.033 मोलैरिटी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो इसका मतलब अब जब अमोनिया से डिसोसिएशन होगा, दिस इज़ माय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट कर सकता है, 2.5 मिलीमोल कह लो या 0.033 माइनस वाई कर लो, ये प्लस वाई ये प्लस वाई। ठीक, सो इसका मतलब टोटल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन्स इज इक्वल टू 0.033 plus y. This is going to be the total concentration, correct? So अब देखो क्या बनेगा, अगर हम अमोनियम आयन वाली हमारी प्राइमरी इक्वेशन लेते हैं, सो Ka विल बी इक्वल टू NH4 प्लस OH नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय NH3 अमोनिया। ठीक, अब हमारे पास इक्वेशन में क्या बना, 0.033 प्लस वाई डिवाइडेड बाय
0.033 minus y. Now y is very very less than 0.033 because it is not a strong reaction. इसका k जो है वो 10⁻⁻5 था जो कि बहुत छोटा है, ठीक है. सो इसका मतलब 0.033 y divided by 0.033 is equal to we have to find kb. So kb कितना आएगा, इसका गिवन है 1.77 into 10⁻⁻5. So we can say kb is equal to 1.77 into 10⁻⁻5. So again we will use kw, that is kh and OH negative ion. यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे वैल्यूज़ 10⁻14 divided by 1.77 into 10⁻⁻5, and we will get the value for pH, that is 0.56 into 10⁻⁹. So we will get pH is equal to negative log of to the base 10 of 0.56 into 10⁻⁹. So pH हमें मिल जाएगा बच्चों 9.24. So look at it, एसिड को ऐड करने से अमोनिया के pH की वैल्यू कम हो गई, ठीक. इट हैज़ बिकम अ लेस स्ट्रॉन्ग बेस. सो नोट कर लीजिए. So let us move on to the hydrolysis of salts and the pH of their solution. बच्चों, formation of corresponding acid or a base with hydrated cation or anion and water is called hydrolysis of salt. Formation of corresponding acid and base with hydrated cation and anion and water is called as hydrolysis of salt. चलिए इसका मतलब समझते हैं. देखिए, let us take HCl and NaOH. Both are strong acids and a strong base. बच्चों, जब भी हमें किसी भी सॉल्ट के आयन बनाने होते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस. अब या तो ये आयन ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करते हैं या हमें इसे तोड़ना पड़ता है. अगर इस किसी भी सॉल्ट को तोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें वाटर को ऐड कर देते हैं. क्या होगा, हम दोनों की अलग अलग देखते हैं रिएक्शन. अगर HCl में पानी मिलाया तो क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. अगर आपने NaOH के अंदर वाटर को ऐड किया तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. यानी कि आयन्स अपने आप अलग अलग हो गए. आयनिक बॉन्ड को तोड़ना वैसे भी मुश्किल होता है, लेकिन वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना स्ट्रांग होता है कि वो आयनिक बॉन्ड को तोड़ देता है. सो व्हाट आयन्स डू यू गेट, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव. बोलिए ठीक. नाउ एक्वियस सॉल्यूशन में क्या होगा, Na and Cl will bind together to form a salt. These together will form a salt NaCl because they are going to form a strong ionic bond. Along with that there is a water. लेकिन ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, सॉल्ट में ही बन रही हैं. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक कि पानी में सॉल्ट जो है वो अलग से दिखाई देगा, घुला हुआ है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन एंड द सॉल्ट फॉर्मेशन और द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स. क्योंकि ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है. समटाइम्स हमें सॉल्ट ऐसे नहीं मिलते, सॉल्ट के कॉम्बिनेशन मिलते हैं. जैसे वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस. क्लास 10 में भी हम लोगों ने ये पढ़े हैं टाइप ऑफ सॉल्ट्स. स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हम ले लेते हैं, चलिए HCl, एंड अ वीक बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, आपको आयन्स मिलेंगे NH4 plus OH negative. Obviously when we talk about hydrolysis, water is unsaidly, it is there. So these are aqueous solutions that we are going to take, otherwise कोई reaction नहीं होगा. Plus you will get H positive and Cl negative. Now these two will combine together to form water, and these two combine together to form ammonium chloride. अब इस तरह का जो सॉल्ट बनेगा, डेफिनेटली आप देखो HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया वीक है.
सो सच काइंड ऑफ सॉल्ट्स विल बी, कैसे सॉल्ट्स बनेंगे, दे विल बी वीक बेस सॉल्ट और द स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट बनेगा, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो एसिड जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी उसी का सॉल्ट बन जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड, जैसे NaOH एक्वस, इसकी रिएक्शन किया आपने एसिटिक एसिड से, अ वीक एसिड एक्वस, इसकी रिएक्शन किया तो आपको क्या बनेगा, एसीटेट आयन प्लस यू विल गेट OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर प्लस sodium Na positive and H positive. Again what will happen, these two will combine together to form water and these two combine together to form a salt, CH3COONA. Now this kind of salt is going to be what, it's a strong base or a weak acid salt, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, ठीक। उसके बाद वीक एसिड भी कह सकते हो आप इसको, ऐसा नहीं कि इसका नाम सिर्फ इसी से चलेगा। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी, ये एक एसिडिक सॉल्ट बन रहा है इसलिए हम इसको वीक एसिड सॉल्ट कह सकते हैं क्योंकि एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है, सो इट्स अ वीक एसिड सॉल्ट, ठीक है जी, इट्स अ वीक बेस सॉल्ट। अगर मान लीजिए कॉम्बिनेशन आ जाता है, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का देखा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, व्हाट इफ दोनों ही वीक हों, यानी कि एक वीक एसिड एक वीक बेस के साथ कंबाइन करें, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, जैसे एसिटिक एसिड कंबाइन करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या रिएक्शन में होगा, यू विल गेट एन अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस यू विल गेट अ वाटर, राइट। हमें क्या क्या आयन्स मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, इस पॉइंट को याद रखिएगा। हम लिख सकते हैं दैट हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of solution, ठीक है। लेकिन pH वैल्यू जो है हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर यूजिंग pK वैल्यूज, राइट, क्योंकि आपको Ka Kp Kb मिल जाएंगे, दोनों के पता होंगे Ka Kb, इससे हम pK निकालते हैं और pK वैल्यू से हम pH वैल्यू निकाल सकते हैं। सो देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अब यहाँ वीक है, HCl स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब जब ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये वीक होने की वजह से जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा और HCl जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अपने आयंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एग्जिबिट करेगा। एज अ रिजल्ट इसका जो pH वैल्यू होगा विल बी लेस देन 7, दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्ट। इस केस में देखो क्या होगा, एसिटेट आयंस ज़्यादा डिसोसिएट नहीं करेंगे, एज अ रिजल्ट ये ज़्यादा डिसोसिएट कर पाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है पानी के अंदर। जब ये ज़्यादा टूटेगा तो OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू दी H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन कम मिलेंगे, OH ज़्यादा मिलेंगे, जितने ये न्यूट्रलाइज कर पाएगा, बाकी के OH नेगेटिव दे विल एक्सिबिट देयर प्रॉपर्टी, दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। तो इसका pH जो होगा दैट विल बी मोर देन 7, ठीक। लेकिन जब हमारे वीक एसिड और वीक सॉल्ट मिक्स होते हैं, हम इसकी कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल नहीं करेंगे बिकॉज वी विल बी डूइंग अ डिटेल्ड कैलकुलेशन इन हायर क्लासेस। हम यहाँ सिंपल एक डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे, हम लोग वीक एसिड और वीक बेस के केस में pH की वैल्यू कैसे निकालते हैं। pH इज गिवन बाय 7 विच इज़ द न्यूट्रल प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। अगर आपको pKa pKb गिवन है, दोनों को यूज़ करके आप उस सॉल्यूशन का pH निकाल सकते हो। इफ़
pH is more than 7, it means it is a strong base salt, और भी हम बता सकते हैं कि बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसमें. एंड इफ़ इट इज़ लेस देन 7, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट. इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. एट द सेम टाइम एक और कह सकते हैं यहाँ पे के की वैल्यू भी गिवन अगर आपको हो तो के ए माइनस के बी भी यूज़ हो सकता है, और यहाँ पे भी के ए माइनस के बी रहेगा. इस केस में के ए और के बी की वैल्यू विल बी मोर देन 1, और यू कैन से इट विल बी पॉजिटिव, और इस केस में इट विल बी नेगेटिव. ठीक, अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आता है तो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. लेट अस लुक एट अ प्रॉब्लम, हमें क्लियर हो जाएगी सोल्यूशन ये. So problem number 7.25. The pKa of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide. Acetic acid is a weak acid. Ammonium hydroxide is a weak base. Are given to you 4.76 and 4.75. So यहाँ से देख लो आप pKa, pKb, pKa, pKb, pKb is more. इसका मतलब pKb की वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव, है ना. टोटल का जो pKa, pK माइनस आएगा. कैलकुलेट द पीएच, इसका मतलब 7 से कम हो जाएगा. कैलकुलेट द पीएच ऑफ द अमोनियम एसिटेट. देखो 7 प्लस पी के ए माइनस पी के बी, 4.76 माइनस 4.75. पी के ए इज़ मोर देन पी के बी. एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है उसके विद अमोनियम क्लोराइड. सो मल्टीप्लाई किया 0.05, 0.005. सो इट इज़ नियरली न्यूट्रल बिकॉज वीक एसिड है, वीक बेस है. दोनों का पी के बी लगभग साम के साथ साथ ही है, के बी और पी के बी भी. सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी न्यूट्रल. आप पॉज करके नोट कर लें तो हम आगे चलते हैं. सो लेट अस लुक एट व्हाट इज बफर सॉल्यूशन. बच्चों, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच. चाहे वो कोई एसिड हो, चाहे वो कोई बेस हो, या फिर सॉल्ट हो. ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच को चेंज ना होने दे, चाहे हम उसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, या फिर वी आर गोइंग टू ऐड, और बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अ बेस, कुछ भी मिला लें उसका पीएच चेंज नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं बफर्ड सॉल्यूशन. बहुत सारे ऐसे फ्लूइड हैं जिनका की पीएच जो है वो फिक्स सा रहता है. जैसे एग्जांपल देखोगे आप कि वी हैव ब्लड या फिर यूरिन, इनका पीएच जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए. इनकी डेविएशन जो है वो बॉडी में नुकसान करती है, उसकी मैल फंक्शनिंग होनी शुरू हो जाती है. आप ये भी कह सकते हो कि बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो इस पीएच को मेंटेन करते हैं. ठीक है, जैसे स्किन का भी पीएच हम चेक करते हैं. तो क्या हम बफर सॉल्यूशंस को बना सकते हैं? येस, वी कैन फॉर्म. These can be prepared by knowing pKa and pKb of base or acid. अगर हमें इनके वैल्यूज़ पता हो तो हम एक बफर सॉल्यूशन को बना सकते हैं. पहली चीज़. नंबर टू, it can also be prepared by controlling the ratio of salt and acid और salt and base. अगर हम इसके रेशो को भी कंट्रोल कर लें तब भी बफर सॉल्यूशन को बनाया जा सकता है. एग्जाम्पल देखते हैं. वी हैव एसिटिक एसिड एंड वी हैव सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड. नाउ दिस इज एन एसिड, ये है सॉल्ट. अगर इन दोनों को यूज़ किया जाए वी कैन फॉर्म ए बफर्ड सॉल्यूशन जिसका कि पीएच वैल्यू 4.7 पे फिक्स हो जाता है. सिमिलरली एक और एग्जांपल है. वी कैन टेक अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड. बच्चों, ये है हमारा सॉल्ट, ये है हमारा बेस. ये भी एक बफर्ड सॉल्यूशन बनाता है जिसका कि पीएच फिक्स होता है 9.25. और इस तरह के बफर सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस केमिकल प्रोसेसेस के अंदर केमिकल जो सॉल्यूशंस बनते हैं
या आपके कॉस्मेटिक्स बनते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, राइट। दिस इज व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड बाय अबाउट द बफर सॉल्यूशन। इसके बाद आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे इन आर हायर क्लासेस। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ sparingly soluble salts। बच्चों ये वर्ड जो है ना sparingly soluble, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये solubility फैक्टर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशंस में आपको देखना है जो sparingly soluble होते हैं। ठीक, देखिए इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, solubility का मतलब क्या है पहले वो देखो। solubility का मतलब होता है सॉल्वेशन, यानी किसी भी चीज़ में घुल जाना। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल, जैसे चीनी है पानी में घुल जाती है, नमक है पानी में घुल गया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स थे पानी में डाले वो घुल गए। ये कब होता है? सॉल्युबिलिटी कब होती है? सॉल्युबिलिटी होती है बच्चों जब सॉल्वेशन एनर्जी इज मोर देन द लैटिस एनर्जी। ठीक, जैसे ही हम सॉल्वेशन एनर्जी तक रीच कर जाते हैं और लैटिस एनर्जी कम हो जाती है तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं बॉन्ड्स को। लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर लिया हमने तो वो सॉल्वेशन एनर्जी मिल गई, एज अ रिजल्ट इट इज़ गोइंग टू गेट सॉल्युबल, राइट। सॉल्युबिलिटी बच्चों डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, पहली लैटिस एनर्जी और दूसरी क्या है आपकी सॉल्वेशन एनर्जी, जो हमने अभी बात की। इन दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। लैटिस एनर्जी किसकी होगी? ऑफ सॉल्ट या फिर क्रिस्टल, है ना। और ये किस पे डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी? सॉल्ट की। इट डिपेंड्स ऑन सॉल्युबिलिटी, डिपेंड्स अपॉन solubility of any salt or the lattice of any salt depends upon temperature। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी ही ज़्यादा सॉल्वेशन बढ़ती चली जाती है। ठीक, और सॉल्वेशन एनर्जी जो होती है बच्चों वो होती है ऑफ आयंस इन अ सॉल्यूशन। सो अगर हमारे आयंस बने ही नहीं लैटिस से, जैसे NaCl का लैटिस होता है, अगर ये आयंस बने ही नहीं तो मुझे बताइए घुलेंगे कैसे? सॉल्यूशन में डिसॉल्व कैसे होंगे? सॉल्यूबल कैसे होंगे? सो इसीलिए लैटिस एनर्जी को ओवरकम करेंगे तभी हम सॉल्वेशन एनर्जी पे आ सकते हैं। सॉल्युबिलिटी तभी होगी जब सॉल्वेशन एनर्जी इज मोर देन दी लैटिस एनर्जी, करेक्ट। अब हमने देखना है कि जो सॉल्ट्स हैं वो कितनी तरह के हैं जिनके बारे में हमें यहाँ बात करनी है। सॉल्ट्स को हम क्लासिफाई करते हैं बच्चों तीन पार्ट्स में। पहले सॉल्ट्स वो जो हाईली सॉल्युबल होंगे, यानी कि जिनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 0.1 मोलैरिटी होगी, दे विल बी हाईली सॉल्युबल। ये कॉन्सेंट्रेशन याद रखिएगा, बहुत काम आएंगी ये, ठीक है। स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे बिटवीन 0.1 मोलर टू स्लाइटली सॉल्युबल वो होंगे जिसके अंदर सॉल्युबिलिटी इज इन बिटवीन 0.1 टू 0.01 मोलर and solubility lies in between 0.1 to 0.01 मोलर। और sparingly soluble कौन से होंगे? जिनकी solubility is more than is less than 0.01 मोलर, यानी कि बहुत ही कम सॉल्युबल जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। हम उन सॉल्ट्स की बात करने वाले हैं कि उनका अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है, उनका pH निकालना है, हाउ विल यू कैलकुलेट इट? सो लेट अस लुक इनटू इट। नोट कर लीजिए आप, हो गया? ओके बच्चों, किसी भी लैटिस के अंदर हमारे पास एक कटायन होता है और एक अनायन।
एनी लैटिस कंटेन्स अ कटायन एंड अनायन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं NaCl का, तो उसका कटायन क्या है Na पॉजिटिव, अनायन क्या है Cl नेगेटिव, राइट। ये जो कटायन अनायन होते हैं इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से ये कोई बॉन्ड बनाते हैं। अब अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो इसका मतलब आयन यानी कटायन और अनायन इस आयन की सॉल्यूशन में बैठा हुआ जो सॉल्वेंट है उसके साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड सॉल्वेंट शुड बी मोर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन। जब ये टूटेगी तभी तो ये जुड़ेंगे। ये जुड़ेगा कब? जब इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। एट द सेम टाइम वी कैन से दैट सोडियम आयन या क्लोराइड आयन इन दोनों के बीच में जो एनर्जी है उसको ओवरकम करने के लिए आयन और सॉल्वेंट की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर जब भी कोई चीज़ जुड़ती है हम कह रहे हैं एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? बेसिकली दे विल बी फॉर्मिंग अ स्टेबल कंपाउंड एंड इट इज़ गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक। सो यहाँ पे जो एनर्जी होगी पॉजिटिव होगी और यहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट विल बी नेगेटिव, माने एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए। इट मीन्स सॉल्वेशन एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव, दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। हम समझने के लिए भी कह सकते हैं इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है वो वीक होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस फोर्स अट्रैक्शन। हम इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रखते हैं, हम इससे ये कह लेते हैं इन दोनों के बीच की एनर्जी ज़्यादा है, इन दोनों की एनर्जी कम है। अब अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये एनर्जी ज़्यादा है ये कम है। जब हम एरो लगा रहे हैं ना बच्चों, तो यहाँ एरो ऑपोजिट लगाने का मतलब है इन दोनों की एनर्जी को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। इस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए आई हैव टू गिव मोर एनर्जी। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज मोर इन दिस केस दैन दिस केस। यहाँ एनर्जी ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है ये सोच रहे होंगे। डेफिनेटली इनको तोड़ने में कम लगेगी अगर एनर्जी बच्चों, तो मुझे बताओ ये स्टेबल कैसे होगा? इसका मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है। तो एरो जब हम इधर लगा रहे थे उसका मतलब था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। इनकी बॉन्ड तोड़नी आसान है, इनकी बॉन्ड तोड़नी मुश्किल है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज मोर इन केस ऑफ आयन सॉल्वेंट एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कटायन एंड अनायन शुड बी लेस, राइट। अब अगर हम सॉल्युबिलिटी को देखें बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी हम दो तरीके से देखेंगे, और दैट इज आइदर इन वाटर, और यानी कि वो ऐसे सॉल्ट्स soluble in water and salts insoluble in water। जो पानी में नहीं घुलते वो किस में घुलते हैं? इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दे आर soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, राइट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक प्रोडक्ट है, पानी में गया टूट जाएगा। लेकिन लिथियम फ्लोराइड एक कोवलेंट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको तोड़ने के लिए पानी से ज़्यादा हमें कोवलेंट यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो हम सॉल्युबिलिटी को इन दो फैक्टर्स के साथ भी देखते हैं, बट मैक्सिमम टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन जिसमें पानी के साथ हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या कहता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट भी निकालेंगे। जैसे हमने एसिडिक कांस्टेंट निकाला, बेसिक कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, ऐसे ही के पैर में जब हम एस लगा देते हैं इट बिकम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। देखिए हमारे पास है बेरियम सल्फेट, सॉलिड सॉल्ट है, ठीक। इसको जब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया यानी पानी के अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन
इन वाटर। तो पक्की बात है पानी में जाएगा, सॉलिड है तो आयंस में टूटेगा, Ba2 प्लस एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो KSP निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, मेथड वही है, यू हैव टू गिव द प्रोडक्ट ऑफ आयंस नाउ, बेरियम्स आयन then SO4 2 negative ion divided by BaSO4, लेकिन इसकी स्टेट क्या दी है, सॉलिड, which is going to be what, unity, simple. So you will get Ba2 plus and SO4 2 negative is the KSP for barium sulfate because it is going to be unity. Now let us say we have equilibrium concentration की अगर हम बात करते हैं, चलिए इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, BaSO4S gives us Ba2 plus and SO4 2 negative, ठीक है। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेट अस से इज X, चलो 0.1 मोलर लगा लेते हैं, इसकी 0 इसकी 0, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कुछ भी हो इसकी 0.1 माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स, तो KSP कैसे लिखेंगे, KSP विल बी रिटन एज अगेन एक्स का स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। KSP की वैल्यू पता हो अगर हमें, लेट अस से इट इज़ 1.1 इंटू 10⁻⁻10 एट 298 केल्विन, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं इसलिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होगा। सो x विल बी इक्वल टू व्हाट, x is going to be very very less than 0.1, so x is equal to 1.1 into 10⁻⁻2 का अंडर रूट। सो x की वैल्यू मिल जाएगी, लेट अस से इट इज़ 1.05 into 10⁻⁻5 मोलैरिटी, करेक्ट। सो इसी तरह से हम लोग सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ x ना यूज़ करके यूज़ s, ठीक है, x यूज़ ना करके s यूज़ करना है। सो यू विल राइट s विल इज दी, दैट्स इट, इतना सा डिफरेंस है, राइट, नोट कर लीजिए। लेट अस गिव द लास्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं एंड देन वी कैन मूव ऑन। पॉज करके आप नोट कर लें। चलिए एक सॉल्ट और देखते हैं बच्चों, जिसमें है जिरकोनियम फॉस्फेट, दैट इज ZrPO4 thrice and 4. Okay, let me just correct it, is ZnCr and 4 over here. So जब ये डिसोसिएट करेगा बच्चों वाटर में, you will get zirconium 4 plus thrice plus 4 times you will get 4 of phosphate ions, correct। अब अगर इसका K निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, KSP, let us write down KSP is equal to, अब हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे, दिस इज 3s, दिस इज 4s मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सो यू विल राइट 3s का क्यूब 4s की पावर 4 डिवाइडेड बाय, सिंस इट इज सॉलिड सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट। सो ये आ गया आपके पास, ये वैल्यू क्या होगी, 3 का स्क्वायर 9s का क्यूब प्लस 4s का 4 का निकालेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर इज गोइंग टू, क्यूब इज गोइंग टू बी 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 4 दैट इज 16 का स्क्वायर 256 s की पावर 4। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 6912 s की पावर 7, ठीक है। एस क्यूब को अलग रख लेते हैं और इनको अलग कर लेते हैं। सो यहाँ से KSP की वैल्यू अगर गिवन हो तो आप निकाल सकते हो s की वैल्यू। सो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, KSP डिवाइडेड बाय 6912, सिंस इसकी वैल्यू स्क्वायर थी तो वी कैन से पावर 1/7, सॉल्व इट बाय द लॉग टेबल। तो अगर हम एक जनरल इक्वेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बच्चों, लाइक वी हैव mx y y, ठीक, ये एक सॉलिड सॉल्ट है हमारे पास। अगर इसके आयन्स मिलेंगे तो क्या मिलेंगे, x m की पावर p प्लस प्लस y x की पावर
क्यू नेगेटिव, यानी एक कटायन एक अनायन, ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक रेशियो जो इसकी पैर में लगी थी, राइट। अगर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या निकालोगे, क्योंकि ये सॉलिड है तो यूनिटी रह जाएगा। सो वी विल से एम पी प्लस की पावर एक्स एक्स क्यू नेगेटिव की पावर वाई। दिस इज गोइंग टू गिव अस एक्स सॉल्युबिलिटी, क्योंकि एक्स के साथ उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, की पावर एक्स वाई एस की पावर वाई। सो वी कैन से दैट एक्स की पावर एक्स एस की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय y की पावर y s की पावर y. So we can say x की पावर x multiplied by y की पावर y multiplied s की पावर x plus y. ठीक. So x plus y is equal to xx ksp divided by x की पावर x multiplied by y की पावर y. एंड सॉल्युबिलिटी निकालनी हो तो क्या होगा, ksp डिवाइडेड बाय x की पावर x y की पावर y की पावर x प्लस वाई, राइट। अब आप ऊपर वाली इक्वेशन के साथ इसको रिलेट करके देखेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम आ जाएगा. लुक एट इट. सॉल्युबिलिटी वाज KSP डिवाइडेड बाय x की पावर x. व्हाट इज दिस x? 27. ठीक है, यानी चलो हम 3 का क्यूब ही रखते हैं. 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 4. सारे को हमने किससे किया था? 1/7 से, राइट. सो इट इज़ व्हाट? ओके, इट हैज़ टू बी 1 बाय. सो इट इज़ गोइंग टू 1/3 + 4. सो व्हाट इज दिस? KSP डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 256 की पावर 1/7. देखो सेम चीज़ आ गई है जो हमने निकाली थी. दिस इज व्हाट इज solubility. Calculate the solubility of A2X3 in pure water, assuming that neither kind of ion reacts with water. The solubility of the product of A2X3 is given to you 1.1 into 10⁻⁻23. So जब ये आयन डिसोसिएट करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा आपको? 2A3 प्लस आयन एंड 3X2 नेगेटिव आयन. आई होप ये आपको डिसोसिएट करने आते हैं बिकॉज दिस इज क्लास 9 टॉपिक. ठीक है. KSP निकालेंगे तो क्या होगा? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में 2s की पावर 2 एंड 3s की पावर 3. सो 2s की पावर 2, 3s की पावर 3. लुक एट इट. 2s2 3s2 कैसे आया? 2 एज इट इज उतार लिया, s a की जगह ले लिया और 2 को ही स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रेज टू द पावर करना है, राइट. सो देखो 3 एज इट इज उतार लिया, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही उसकी पावर बना दे. जो लिखा है वही उसकी पावर, जो लिखा है वही उसकी पावर, और s की पावर बना दो. सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 4 108. s की पावर 2 और 2 3 दोनों को ऐड किया 5 आ गया. दिस इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻23. यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट. सिमिलरली लुक एट इट. The values of KSP of two sparingly soluble salts are given to you. 2.0 in 10⁻⁻15 and 1 is 10⁻⁻17. Which salt is more soluble? आपको बताना है कौन सा सॉल्ट ज़्यादा soluble होगा. जिसका KSP ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा solubility होगा. So accordingly AgCN should be more soluble. Not AgCN because AgCN is 10⁻⁻17. So nickel hydroxide is more soluble, right? 2.0 in 10⁻⁻15 is more higher value than 6 into 10⁻⁻17. तो आप सिंपल याद रख सकते हो KSP is directly proportional to solubility. जिसका ज़्यादा KSP होगा उसकी ज़्यादा solubility होगी, right? So as we did in the common ion effect of on the ionization of acid and bases, वैसे ही according to Lee Chapelier's principle
Common ion effect is also applicable on the solubility of ionic salts. मान लो, क्योंकि अगर हम KSP निकालते हैं बच्चों, हर बार कोशिश ये होती है कि QSP जो है वो KSP के बराबर हो जाए या QC KC के बराबर हो जाए. यही था हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम में. आयनिक सॉल्ट्स के केस में भी यही होगा. जब तक KSP QSP के बराबर ना हो जाए, इट इज़ गोइंग टू वर्क ऑन. फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारे पास एक है A विच इज़ गोइंग टू गिव अस आयन्स B प्लस C नेगेटिव. ठीक है. अब अगर हम A की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, यहाँ पर हमारे पास KSP रिच था. अगर मैंने A की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंक्रीजेज, ठीक है, सो इसका मतलब QSP विल बी लेस देन KSP. सो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट हैंड साइड पे, सो दैट QSP बिकम्स इक्वल टू KSP. QSP को बढ़ना पड़ेगा. ठीक है. सिमिलरली, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A is decreased, so in that case QSP is more than KSP, and then equilibrium will shift towards left hand side, so that QSP becomes equal to KSP. कम करना है उसको. And if concentration of, let us say, B plus or C negative increases, in that case also QSP will become more than KSP और KSP will be less than QSP. So reaction का equilibrium कहाँ जा जाएगा, towards left hand side, to nullify the effect of increase of these ions. As simple as that. So Lee-Chatterjee's principle को और QSP और KSP को के इक्विलिब्रियम को मत भूलिएगा. पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. With this we come to an end of the chapter equilibrium. I hope you must have enjoyed doing it. और अगर फिर भी कोई डाउट्स आ जाए तो प्लीज़ डू कम बैक टू मी. टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.